सुप्रभात बच्चों, मैं रविंद्र प्रसाद, हिंदी शिक्षक। तुम लोग को पाठ 3 पढ़ा रहे थे। शीर्षक था मौसी पपीते वाली। पात्र परिचय से सब परिचित ही हैं। अब आगे जो बाकी बचा हुआ है उसको हम पढ़ाएंगे। इसमें था कि एक परिवार है अमृत्यान का, और उनके दोस्त एक बस्तर से उनको बुलाने के लिए आग्रह किए, तो बस्तर गए हुए हैं। और वहाँ पर उनके दोस्त जीतन जो थे वो भी थे। बाद में जब वो लोग रहने लगे तो वहाँ एक पपीते बेचने वाली का आना जाना शुरू हुआ। ऐसे वह स्कूल में बेचा करती थी, लेकिन इनके घर भी आना जाना शुरू हो गया। उनकी एक बच्ची थी, उससे बहुत घुल मिल गई थी, बहुत उससे लाड प्यार कर रही थी। तो यह सब पढ़ा चुके हैं, और आगे इसके कहानी के कुछ हिस्से बाकी हैं, उसको हम पढ़ा रहे हैं। देखें, ध्यान से सुने। फिर तो यह रोज का ही नियम बन गया। कविता सुबह से ही नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर कालिंदी मौसी के इंतजार में बैठ जाती। ठीक समय पर पपीतों से भरी टोकरी सिर पर रखे आती दिखाई देती। कालिंदी कविता चिल्ला पड़ती, मौसी पपीते वाली, मौसी पपीते वाली। यानी एक दिन इसको अपने साथ लेकर गई और दिन भर पपीता बेची और इधर उधर घुमाई। तब से इसका मन उसके में लगने लगा, चाहती थी कि रोज उसके साथ जाए, और उसका दिनचर्या बन गया। जब उसके पास आती थी, घर आती थी कालिंदी, तो वह खुश होकर चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, मौसी पपीते वाली, मौसी पपीते वाली। हालांकि वह संबोधन की मौसी शब्द से ही उसको नवाजी, और उसी दिन से मौसी कहने लगी। और फिर कविता कालिंदी के साथ चली जाती, दिन भर उसी के साथ रहती, मीठी मीठी बातें करती, कहानियां सुनती। आंधी तूफान में भी कालिंदी का नियम न कभी न टूटा। एक दिन धुआंधार बारिश हो रही थी। कालिंदी एक पुराना सा छाता लिए खड़ी आ गई। अमृत्यान ने पूछा, क्या ऐसे मौसम में भी पपीते बेचने के लिए आना जरूरी था? और उसका एकदम अटूट अटल नियम बन गया था कि प्रतिदिन वह पपीते बेचने आती थी। स्कूल में के बाहर बेचती थी, गेट पर रखकर, और यहाँ कविता से मिलकर जाती थी। एक दिन अमृत्यान ने, मौसम खराब था तो पूछ बैठे कि क्या आज भी जरूरी था आना? कालिंदी एक क्षण चुप रही, फिर कहा, मैं न आती तो स्कूल के बच्चे मेरी बाट देखते। बच्चों के बीच रहकर मुझे भी खुशी होती है। कविता को देखे बिना खुद भी को चैन नहीं पड़ता। यानी उस पर कालिंदी बता रही है कि अगर हम नहीं आते पपीता बेचने तो बच्चा सब मेरा, स्कूल के बच्चा सब मेरा बाट देखता, यानी रास्ता देखता कि कहाँ रह गई पपीते वाली। और दूसरी बात कि कविता को देखे हुए बिना भी मुझे चैन नहीं आता, इसलिए मैं आ गई। कालिंदी, क्या लगता है तुम्हें कविता को देखकर? आज तुम्हें बताना ही होगा। इस पर अमृत्यान यानी कविता के पिता ने प्रश्न किया कि कालिंदी, तुमको कविता को देखकर क्या लगता है? आज तुमको सच सच बताना ही होगा कि आखिर वजह क्या है कि इतना तुम अगाध प्रेम कर रही है इससे। एक दिन भी देखे हुए तुम्हारा नींद चैन नहीं आता है। अब कालिंदी छिपा न सकी, उसने बता दिया, बिल्कुल कविता जैसी ही थी उसकी बेटी, आज से 4-5 बरस पहले। अब अपनी आप बीती बता रही है, बीती हुई बात को, कि वजह क्या है, क्या कारण है कि आज से 4-5 बरस पहले की बात है। मेरी भी एक बेटी थी कविता जैसी। गांव में हैजा फैला, वह उसकी चपेट में आ गई। हैजा जैसे आजकल कोरोना वायरस जैसे फैला हुआ है पूरी दुनिया में, वैश्विक महामारी, उसी तरह हैजा होता है। हैजा में है कि छोटे किशोरावस्था के हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, वह यानी कै दस्त होना, मुँह से कै भी होना, दस्त होना, मतलब पैखाना होना, जिसकी चपेट में आकर लोग बहुत तादाद में मरते थे। तो उसी के शिकार हो गई उनकी बेटी। कालिंदी का पति भी हैजे का शिकार हो गया। तब से वह फल बेचकर गुजारा करती, स्कूल के बच्चों को देखकर प्यार उमड़ाता। उसकी बेटी आज होती तो वह भी स्कूल में पढ़ रही होती। अब इसका कोई सहारा नहीं था, रास्ता नहीं था। बेटी भी मर गई थी, पति भी मर गए थे हैजा के शिकार होकर। तो वह सोची कि कोई जीविकोपार्जन का साधन बनाए, तो वहीं शुरू की पपीता बेचना, और स्कूल में जाकर बेचती थी।
और ये भी याद कर रही है कि अगर काश मेरी भी बेटी होती तो आज स्कूल में पढ़ रही होती। बिल्कुल कविता जैसी थी वह बाबूजी, गोरी गोल मटोल। कहते कहते कालिंदी की आंखों से आंसू बह चले और कहने लगी कि बिल्कुल यह कविता जैसी ही मेरी बेटी थी, गोल मटोल, ठीक ऐसे ही। और कहते कहते इतनी भावुक हो गई कि उसके आंख में आंसू भर आए। इसके तीसरे दिन की बात है। कालिंदी सुबह सुबह कविता को लेकर गई पर शाम को नहीं लौटी। दिन भर हल्की बूंदाबांदी होती रही। शाम होते होते जोरों की बारिश होने लगी। अंधेरा हो गया पर कालिंदी का कुछ पता न चला। अमृत्यान दौड़ा दौड़ा वहां गया जहां स्कूल के बाहर कालिंदी पपीते बेचा करती थी। एक दुकानदार से पूछा, वह बोला पपीते वाली आज दोपहर को ही चली गई। उसके साथ एक छोटी लड़की थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मौसम बहुत खराब हो गया। दिन भर बूंदाबांदी बारिश होने लगी। शाम होते होते और जोरों से बारिश होने लगी। तो यहाँ पर अमृत्यान और उसकी माँ देवयानी को, यानी कविता की माँ देवयानी को बहुत चिंता होने लगी कि आखिर मेरी बेटी कहाँ रह गई, अभी तक लेकर नहीं आई। और दौड़े दौड़े अब अमृत्यान स्कूल के गेट पर जा रहे हैं। तो वहाँ एक दुकानदार से पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर कालिंदी दिखाई दी थी? तो हाँ, दिखाई तो दी थी, आई थी, लेकिन दोपहर को ही यहाँ से चली गई। हाँ, उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी। अब सुनते ही अमृत्यान का जी धक से रह गया। उसने घर आकर देवयानी को बताया। देवयानी तो रोते रोते बेहाल हो गई, चिल्लाकर बोली, ले गई चतुर, पपीते को पैसे नहीं लेती थी, तभी मुझे शक हुआ था। कहती न थी कि एक दिन सारा हिसाब करूंगी। कर लिया ना हिसाब, न जाने मेरी फूल सी बेटी कहाँ हो गई। अब वह नहीं आई, वह दूसरे ही मजबूरी में फंसी हुई थी। अब लगा कि वो पपीते का पैसा नहीं लेती थी, तो कह रही थी कि हम सारा उसका हिसाब एक दिन करेंगे। वह हिसाब कर ली, यानी मेरी बेटी को उनको लग रहा था कि चुरा कर ले गए। और मेरी यह फूल जैसी बेटी कहाँ होगी, किस अवस्था में होगी, किस स्थिति में होगी। नहीं देवयानी, ऐसा नहीं हो सकता। अमृत्यान समझाने की कोशिश करता पर देवयानी पर किसी पर बात का असर नहीं हो रहा था। परदेश में हम किससे मदद मांगे, कौन ढूंढ कर लाएगा हमारी बेटी को? कहते कहते देवयानी की हिचकियाँ बंद गई। अमृत्यान देवयानी को धीरज बढ़ाते बढ़ाते खुद रो पड़ा। रात भर पानी बरसता रहा। अमृत्यान मन ही मन सोच रहा था, क्या पुलिस की मदद लूं? पर जाने क्यों उसे पूरा विश्वास था कि कालिंदी जरूर लौट कर आएगी। और यहाँ पर देवयानी जो थी वह बिल्कुल निराश हो चुकी थी। लेकिन मन ही मन अमृत्यान को यह भरोसा था कि नहीं, कालिंदी ऐसा नहीं कर सकती है हम लोग के साथ। और वहाँ अनजान जगह था, हम किससे मदद मांगे, कहाँ पुलिस को कहने जाएं। ऐसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे लोग। एक दिन निकला, बारिश कुछ कम हो गई। अमृत्यान सोच नहीं पा रहा था कि वह क्या करे, तभी उसे कालिंदी की आवाज़ सुनाई दी, बाबूजी, दीदी। अमृत्यान ने झट से दरवाजा खोला, देखा सामने कालिंदी खड़ी थी, साथ में थी कविता। कालिंदी ने अपराधी भाव से कहा, माफ़ कीजिए बाबूजी, आपको परेशानी हुई। और अगले दिन सुबह में ही, बारिश उस समय नहीं हो रही थी, सुबह में ही आई और आवाज़ लगा रही है कि बाबूजी, यह दीदी यानी कविता के विषय में कह रही है कि मन लेकर आए हैं कि आप लोग को जरूर परेशानी हुई होगी कि रात को हम नहीं लेकर आए, क्योंकि कभी लेकर वो अपने घर नहीं जाती थी। क्या हुआ क्या था, साफ साफ क्यों नहीं बताती? अमृत्यान ने कुछ गुस्से में कहा। और कुछ गुस्से होकर अमृत्यान ने कहा कि आखिर हुआ क्या था, कारण क्या था, बताओ तू, कि तुम नहीं लेकर कल आई रात में। कालिंदी भीतर आ गई, बोली, कई दिनों से कविता मेरा गांव देखने की जिद कर रही थी। कल बारिश के कारण स्कूल की छुट्टी हो गई। मैंने सोचा आज इसे गांव दिखा लाऊं, शाम को छोड़ जाऊंगी। जल्दी में आपको बताया भी नहीं, पर वहाँ यह बच्चों के साथ खेल में मस्त हो गई। शाम के समय लौटने के लिए कोई नाव न मिली। बारिश में नदी उफन रही थी, रात गिरने को थी, कोई मलाह चलने को राजी ही नहीं था। मुझे मालूम था आप परेशान होंगे, पर और अब सही बात बता रही है कि कई दिनों से कविता जो है वह हमारा घर देखने का जिद कर रही थी, तो आपको मैंने गलती हम की कि आपसे बताया नहीं और इसको घर लेकर चले गए। और वहाँ गई तो छोटे छोटे बच्चे के साथ घुल मिल गई, खेलने कूदने में रह गई।
और जब हम चलने को तैयार हुए तो शाम को जोरों से बारिश होने लगी और आने के लिए कोई नाविक तैयार नहीं हो रहा था। रास्ते में नाव से आना जाना था रास्ता। तो हम खुद समझ रहे हैं कि आप लोग बहुत परेशान हुए होंगे। देवयानी कविता को छाती से चिपकाए कालिंदी की बात सुन रही थी। रात में उसने कालिंदी को बुरा भला कहा था। इस बात का गहरा पछतावा था उसे। यानी रात में भला बुरा उल्टा सीधा उसके पीछे में बोली थी देवयानी, तो इस बात का उसको आत्मग्लानि था, अपने आप में पछतावा था। क्यों हम उसको इस तरह से उस पर हम शक संदेह कर रहे थे कि वो गलत है, मेरी बेटी को चोरी करके ले गई। ऐसा ऐसा मन में आ रहा था। उसके बाद इसके लगभग 1.5-2 हफ्ते बाद अमृत्यान का लौटने का कार्यक्रम बन गया। सुबह सुबह कालिंदी आई तो कविता चिल्लाई, पपीते वाली मौसी आज हम जा रहे हैं। उसके बाद 1.5-2 हफ्ते बाद इन लोगों का बस्तर से लौटने का कार्यक्रम बन गया। तो कविता को भी यह बात मालूम हुई। तो जब वहाँ पर कालिंदी आ रही है तो जोर से चिल्ला कर करे, छोटी बच्ची थी तो सीधी सादी थी, कह रही है कि मौसी अब हम लोग जा रहे हैं। कालिंदी भीतर आई तो उसके चेहरे पर दुख की छाया थी। उसको पूछने लगी, क्या सचमुच बाबूजी आप चले जाएंगे? अमृत्यान बोला, हाँ कालिंदी, किताब पूरी हो गई, अब जाना ही होगा, तुम्हारे बारे में भी लिखा है किताब में। तो जब वह कालिंदी पूछ रही है अमृत्यान से क्या बाबूजी आप लोग जाइएगा क्या? तो हाँ आप जाएंगे, हम लोग का किताब लिखना पूरा हो गया और उसमें तुम्हारे विषय में भी हम लिखे हुए हैं। कालिंदी कविता को गोद में लेकर बैठ गई, उसके बालों में उंगलियां फिराती रही। अचानक देवयानी को कुछ याद आया, बोली, कालिंदी अब तो पपीते के पैसे बता दो। और वह कालिंदी समझी कि जब जा रहे हैं तो बैठकर, छोटी बच्ची थी उसको और स्नेह प्यार दे रही थी। इस पर देवयानी के मन में आया कि अच्छा कालिंदी और तो बता दो तुम्हारे पपीते कितने पैसे हुए, सब जोड़ के मैं तुमको दे दूँ। अमृत्यान ने भी जिद की। कालिंदी का चेहरा तमतमा उठा, बोली, बाबूजी पैसे देने ही हैं तो केवल पपीते के क्यों, उन कहानी किस्सों के भी पैसे दो जो मैं रोज कविता को सुनाती थी, उस प्यार दुलार के भी पैसे दो जो मैं माँ की तरह उस पर लुटाती रही। कहते कहते कालिंदी सुबकने लगी। तो उस पर वह कह रही है, इतनी भावुक हो गई, कह रही कि नहीं और पैसे ही देना है तो केवल पपीते क्यों, इस पर जितना हम प्यार दुलार माँ की तरह लुटाते थे, जितना कथा किस्सा कहानी सुनाते थे, सबका पैसा जोड़ कर दीजिए। और कहकर सुबकने लगी, मैंने रोने लगी। अमृत्यान को अपनी गलती पता चली, धीरे से बोला, माफ करना कालिंदी, प्यार दुलार की कीमत दुनिया में कोई नहीं चुका सकता। तो उस पर इनको अमृत्यान को एहसास हुआ कि नहीं, प्यार दुलार का दुनिया में कोई कीमत नहीं चुका सकता। जैसे पैसे से कोई काम कराए और एहसान तो और बिना पैसे का, तो दोनों को दो तराजू में रखा जाए, एक पर एहसान एक पर पैसा, तो एहसान का पलड़ा भारी होता है, क्योंकि पैसे लेकर करने में कोई एक दूसरे के प्रति कोई दया दृष्टि माया कुछ नहीं होता है, और मुफ्त में करने पर एक दूसरे पर वह एहसान का बोझ लग जाता है। कालिंदी ने एक ताजा बड़ा सा पपीता कविता को पकड़ाया, बोली, याद रखोगी ना बेटी अपनी पपीते वाली मौसी को? कविता भी उदास थी, बोली, कुछ नहीं, पर उसकी आंखें कह रही थी, हाँ मौसी जरूर। अब इतनी घुल मिल गई थी कि बोली कालिंदी कि चलो याद रखोगी ना तुम हमको तो बेटी। तो बोली कुछ नहीं, वो भी मायूस थी क्योंकि एक दूसरे से साथ छूट रहा था, लेकिन उसके चेहरे का भाव बता रहा था कि हाँ याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे। कालिंदी टोकरी उठाकर चली गई। अमृत्यान उसे जाते हुए देखता रहा। वह जानता था कि कालिंदी रो रही है और उन तीनों की आंखों में भी तो आंसू थे, और वो भी जा रही है कालिंदी, और इन तो तीनों की आंखों में भी आंसू थे। यानी एक दूसरे से इतने यह मिल जुल गए थे कि अलग होने में, विदा होने में दोनों पक्ष को बहुत तकलीफ हो रही थी। चलो यह कहानी तो समाप्त हो गया, और अगले क्लास में हम तुम लोग को इसका मौखिक और बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। धन्यवाद।